इसके अगले दिन सुबह प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा के फुल स्केल प्रमोशन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इस पर लिखे गए आर्टिकल्स ने पब्लिक में भी काफी क्यूरियोसिटी का माहौल बना दिया था। इसका फायदा उठाकर उन्होंने ड्रामा का नाम प्रोफाइलर हारियांग भी उसी दिन रिवील कर दिया। ये न्यूज तेजी से फैलने लगी और इसने काफी पब्लिक इंटरेस्ट भी गेन किया। वहीं दोंगचून अपने फोन पे ये न्यूज पढ़कर सोच रहा था कि ये वाकई में इंप्रेसिव है। मैं इसके लिए खुश हूं क्योंकि ये मेरे एक अच्छे दोस्त का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ ही मैं इस बात से थोड़ा एनवियस भी हूं। मैं यहाँ GGO एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पार्क से मिलने आया था। उन्होंने तो मुझे 3 बजे आने को बोला था, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? इतना सोच दोंगचून जाने के लिए खड़ा होकर बोलने लगा कि इन लोगों को लगता है कि यही बॉस है, मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहां पर कोई आ गया। दोंगचून दरवाजे पर खड़े बंदे को देख सोचने लगा कि ये टॉल है और इसके लुक्स भी डिसेंट है। शायद ये GGO एंटरटेनमेंट का कोई नौसिखिया होगा। इतना सोच दोंगचून उससे बोलने लगा कि तुम काफी लेट हो, तुमने तो कहा था कि तुम 3 बजे आने वाले हो। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। दोंगचून ने आगे पूछा कि क्या डायरेक्टर पार्क कहीं चाय वाय पीने गए हैं? वैसे तुम यहाँ बैठ सकते हो, डायरेक्टर पार्क यहाँ पहुंचने के बाद बाकी की डिटेल्स बता देंगे। तो क्या तब तक हम थोड़ी एक्टिंग देख ले? इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि GGO एंटरटेनमेंट एक बड़ी कंपनी है, वो काफी सारे नौसिखिए रखने के लिए जानी जाती है। इस लड़के के बिहेवियर से लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन एक्टिंग करना एक अलग बात है। फिर उसने आगे पूछा कि तुमने तैयारी तो करी ही होंगी, राइट? तुम ऐसे ही अपना मुंह दिखाने तो नहीं आ गए ना? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है। दोंगचून ने उससे कहा कि तो ठीक है, मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। ये सुन वुजीन उस स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करने लगा। फिर यहां पर हमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव एजेंसी एक 45 मिनट का प्रोजेक्ट है, जो कि शॉर्ट फिल्म में काफी लंबा माना जाता है। ये कहानी किम रयूजिन की है, जो खुद के दम पर एक एजेंसी चलाता है। एक दिन कोई 40 साल का क्लाइंट उसके पास आता है, जिसे शक था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसने किम रयूजिन से यह बात कंफर्म करने की रिक्वेस्ट की। किम रयूजिन ने भी यह केस एक्सेप्ट कर लिया और उस क्लाइंट की वाइफ को ऑब्जर्व करने लगा। एज एक्सपेक्टेड, जब वो हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, तब उसकी वाइफ वाकई में किसी और आदमी से मिली। किम रयूजिन भी उनका पीछा करते हुए दूर जंगलों में किसी बंगले तक जा पहुंचा। लंच से लेकर दोपहर तक उन दोनों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो एक कपल हो। लेकिन अचानक से सूप पीते हुए वो बंदा गिर पड़ा। ये देख उस वाइफ ने किसी और बंदे को बुलाया। वो हट्टा कट्टा बंदा उस बेहोश हो चुके बंदे को अपनी कार तक ले गया और फिर किसी अनजान जगह पे गायब हो गया। वहीं किम रयूजिन, जिसने कि अभी अभी ये केस लिया था, वो किसी का मर्डर देखकर चौंक गया। वो बंगले की एक खुली हुई खिड़की देखकर संभलते हुए अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर में वो बेसमेंट में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक और बंदा जमीन पे लेटा हुआ दिखाई दिया। किम रयूजिन को जब पता चला कि यह बंदा अभी जिंदा है, तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो जल्दी से बेसमेंट के एक कोने में छिप गया, जहां टूट चुका फर्नीचर रखा हुआ था। और अब किम रयूजिन एक फ्यूजिटिव है जो कि बंगले में घुस आया है। डिटेक्टिव एजेंसी एक बंगले में टेंशन, थ्रिलर और प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई शॉर्ट फिल्म है। इसके प्रोटैगनिस्ट किम रयूजिन का रोल प्ले करने वाले बंदे को टॉप नॉच की एक्टिंग डिलीवर करनी होगी, ताकि यह बंगला एक खतरनाक सपने जैसा फील हो सके। और ऊपर से डिटेक्टिव एजेंसी साउंड इफेक्ट्स पे भी हेवीली फोकस्ड है। इससे ऑडिटोरी प्रेजेंटेशन का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्टिंग करने के लिए प्रोटैगनिस्ट की इंटरनल एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस पे एम्फसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोल वुजीन ने दोंगचून को बताया कि अभी के लिए बस इतना ही है। वहीं दोंगचून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देख लिया। ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही चैलेंजिंग होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था मानो किम रयूजिन सही में मेरे सामने आ गया हो। यह हकीकत से भी ज्यादा रियल था। मैंने एक्टिंग की ऐसी स्टाइल पहले कभी भी नहीं देखी। क्या GGO एंटरटेनमेंट ने वाकई में ऐसे बंदे को डेवलप किया है? इतना सोच दोंगचून वुजीन से पूछने लगा कि तुम GGO एंटरटेनमेंट में कब से काम कर रहे हो? तभी वहां पर कोई आ गया। ये बंदा डायरेक्टर पार्क होता है। डायरेक्टर पार्क दोंगचून को ग्रीट कर हंसते हुए पूछने लगा कि क्या तुम अभी मीटिंग कर रहे हो? वैसे ये तुम्हारे सामने कौन है? क्या ये कोई एक्टर है? दोंगचून भी डायरेक्टर पार्क की बात सुन कंफ्यूज्ड हो गया। वो उससे पूछने लगा कि क्या आप इस बंदे को नहीं जानते? तभी वुजीन ने उसे बताया कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं भी इनको नहीं जानता। ये सुन दोंगचून और भी कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि तो फिर तुम हो कौन? सामने से वुजीन ने बताया कि मेरा नाम कांग वुजीन है। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि तो अब मैं समझा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे थे कि ये मुझे जानते हो। इन्होंने गलती से मुझे GGO एंटरटेनमेंट का मेंबर समझ लिया होगा और शायद वो पीछे खड़ा हुआ मोटा आदमी ही वो बंदा है जिससे मिलने ये यहां आए थे। तभी मैनेजर पार्क दोंगचून से पूछने लगा कि क्या हमें मीटिंग यहीं कर लेनी चाहिए। दोंगचून ने उसे कहा कि डायरेक्टर पार्क जरा एक बार वक्त देखो,
हमने 3 बजे मिलने का डिसाइड किया था। वहीं वूजीन अब समझ चुका था कि ये मोटा बंदा डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर होने वाला है। उसने सोचा कि अगर मैं यहां ज्यादा देर तक रुका तो चीजें बिगड़ सकती हैं। वैसे भी मेरा काम हो चुका है, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। इतना सोच उसने खड़े होकर दोंगचुन से कहा कि अब मैं निकल रहा हूं। इतना बोल वूजीन वहां से निकलने लगा। वो सोच रहा था कि मैं ग्रेड बी की फिल्म में इंटरेस्टेड था, लेकिन लगता है ये काफी मुश्किल होगा। तभी उसकी नजर अपने पास से गुजर रहे एक लड़के और लड़की पर पड़ी। वो उन्हें देख सोचने लगा कि एज एक्सपेक्टेड मेन लीड और सपोर्टिंग रोल्स पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। मैं सपोर्टिंग रोल से नीचे का कोई भी रोल लेना नहीं चाहता। शायद अब मुझे डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर देना चाहिए। तभी पीछे से दोंगचुन वूजीन का नाम लेते हुए रुकने के लिए आवाज लगाने लगा। तभी उसे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसे याद आया कि मानवू ने भी किसी कांग वूजीन का नाम लिया था। वो सोचने लगा कि क्या ये बंदा वही कांग वूजीन है। इसके बाद सीन मानवू के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। वो कुछ लोगों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। उनमें यूनमी और यियोन भी शामिल थे। तभी मानवू का फोन बजने लगा। वो फोन उठाकर बोलने लगा कि मैं अभी मीटिंग में थोड़ा बिजी हूं। तभी सामने से दोंगचुन पूछने लगा कि क्या तुमने पिछले दिन जिस बंदे का नाम लिया था वो कांग वूजीन था? क्या वो 180 सेंटीमीटर जितना लंबा है? क्या वो सीरियस ऑरा और गहरी आवाज वाला बंदा है? ये सुन मानवू ने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता? सामने से दोंगचुन ने पूछा कि क्या तुमने उससे मेरी मूवी के बारे में कुछ बात की थी, क्योंकि मुझे मिलने के लिए भी अभी कोई कांग वूजीन नाम का एक्टर आया था। मानवू ये सुन चौंक कर पूछने लगा कि वूजीन को इस बारे में कैसे पता। यूनमी और योन भी वूजीन का नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गए। वहीं मानवू सोचने लगा कि क्या वूजीन ये जानकर दोंगचुन से मिलने गया होगा कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। दोंगचुन से तो मैं पिछले दिन ही मिला था और वूजीन को भी मैं रिसेंटली ही मिला हूं। आखिर यहां चल क्या रहा है? ये सब सोचते हुए उसने दोंगचुन से पूछा कि वो वैसे वूजीन ने वहां आकर क्या किया। दोंगचुन ने बताया कि उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। उसकी एक्टिंग स्किल्स ऐसी थी मानो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कैरेक्टर वाकई में वो खुद ही हो। उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी। ये सुन मानवू बोलने लगा कि वूजीन की एक्टिंग ऐसी ही होती है। दोंगचुन, ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर यहां चल क्या रहा है, इसलिए मैं वूजीन से बात करके पता लगाऊंगा। वैसे अभी मैं एक मीटिंग में हूं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि कांग वूजीन का तुम्हारे पास आना खुद एक उड़ते हुए फीनिक्स के आने के बराबर है। अगर तुमने ये मौका खो दिया तो तुम बहुत पछताओगे। दोंगचुन भी उसकी बात सुन हैरान हो गया। वो मानवू से बोलने लगा कि हाँ, मैं मानता हूं कि इस वूजीन की एक्टिंग स्टाइल काफी अलग है, लेकिन क्या वो तुम्हारे जैसे इतने बड़े पीडी से ऐसी तारीफें डिजर्व करता है? मानवू ने कहा कि तुम भी तो उसकी एक्टिंग में खो गए थे, राइट? और वैसे भी मैंने उसे सिर्फ उसकी एक्टिंग देखकर जज नहीं किया। मैं अपनी बात शब्दों में नहीं रख पा रहा। उस लड़के की प्रेजेंस में ही कुछ अलग बात है। उसके पास बड़े स्टार्स वाली क्वालिटीज तो है, लेकिन फिर भी वो कुछ तो अलग है। वो थोड़ा मिस्टीरियस सा है। वो पक्का एक टॉप लेवल का एक्टर बनेगा। फिर मानवू हंसते हुए बोलने लगा कि हमने इतनी मुश्किल से उसे अपने प्रोजेक्ट में कास्ट किया और अब तुम मुझे बता रहे हो कि वो खुद चलकर तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए आया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी लिखी हुई फिल्म के लिए पैशनेट है? ये सुन दोंगचुन हैरान होकर पूछने लगा कि क्या सही में? मानवू ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि उसे तुम्हारी स्क्रिप्ट कहां से मिली, लेकिन वूजीन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो काम ढूंढने के लिए इतना दूर तक ट्रैवल करेगा। इसका एक ही मतलब है कि उसे तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी वाकई में काफी पसंद आई है। अगर उसे तुम्हारे काम की कदर ना होती तो क्या वो इतना सब करता? वैसे तुमने उसका नंबर भी नहीं लिया होगा, राइट? चलो, मैं तुम्हें नंबर भेजता हूं। उसे कांटेक्ट करके अच्छे से एक मीटिंग कर लो। दोंगचुन भी मानवू की बात समझ गया। इसके बाद मानवू ने बाद में बात करने को बोल कॉल काट दिया। वो मन ही मन बोलने लगा कि मैं इस बात से जेलस फील कर रहा हूं कि वूजीन खुद दोंगचुन को मिलने गया। इस उम्र में जेलस होना बहुत ही रिडिकुलस है। फिर उसने बाकी लोगों से माफी मांगते हुए बताया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलो मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। उसके सामने बैठी योन मन ही मन सोच रही थी कि ये अभी अभी वूजीन के बारे में बात कर रहे थे। मैं इनसे इस बारे में बाद में पूछूंगी। फिर वो यूनमी को देख बोलने लगी कि तुम कुछ कहने वाली थी ना? यूनमी ने उसकी ओर इशारा करते हुए बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती थी कि तुमने जो कपड़ों के सैंपल्स भिजवाए थे वो काफी ज्यादा फ्लैशी है। अपने स्टाइलिस्ट से बोलकर थोड़े कैजुअल कपड़े बनवाओ। योन ने भी ये सुन कहा कि लगता है हमारे डिजाइनर्स फ्लो में कुछ ज्यादा ही कर दिए। मैं उन्हें समझा दूंगी। फिर यूनमी वहां बैठे एक और जुंगमीन नाम के एक्टर से बोलने लगी कि तुम भी स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले अपने डाइट पे थोड़ा फोकस कर लो। ये सुन जुंगमीन ने हंसते हुए कहा कि लगता है फिशिंग करते वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही सशीमी खा ली थी। अब राइटर ने कमांड दिया है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। दरअसल ये बंदा भी एक टॉप एक्टर होता है। फिर जुंगमीन मानवू से पूछने लगा कि वैसे ये असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है? बाहर इसकी काफी अफवाहें फैली हुई है, लेकिन किसी को भी इस बारे में पक्के तौर पे नहीं पता।
क्या ये वही एक्टर है जिससे इंटरव्यू के वक्त राइटर युनमी काफी इंप्रेस्ड हो गई थी? अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्ट से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा ही होने वाला है। तो क्या आप मुझे थोड़ी हिंट नहीं दे सकते ताकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं? क्या इसे सीक्रेट रखने के पीछे कोई रीजन है? मानवू ने उसे बताया कि ये एक सरप्राइज है, इस बारे में सबको स्क्रिप्ट रीडिंग के दिन पता चल जाएगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। जुंगमीन ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था। मानवू ने आगे सबको अपनी बात ध्यान से सुनने को बोलते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर स्क्रिप्ट रीडिंग को एक ग्रुप रिट्रीट में बदल दिया जाए तो हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। क्यों ना हम किसी अच्छी जगह पे चले? तुम लोगों के इस बारे में क्या विचार है? ये बहुत ही मजेदार होगा, राइट? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजीन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। वुजीन अपने सामने रखी स्क्रिप्ट्स को देख रहा था। वो सोच रहा था कि डिटेक्टिव एजेंसी के मेन और स्पोर्टिंग रोल्स पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। वो दोनों ही काफी गुड लुकिंग थे। क्या इस इंडस्ट्री में इतने सारे अनजान गुड लुकिंग एक्टर्स हैं? भले ही सब स्पेस की एबिलिटीज कितनी भी एक्सेप्शनल हो, लेकिन आखिर में तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्रोफाइलर हारियांग को ज्वाइन करना भी मेरा लक ही था। ये एक शर्मनाक बात है कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन मुझे इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि यह कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। वो सोचने लगा कि रिसेंटली मुझे अननोन नंबर से काफी ज्यादा कॉल्स आने लगे हैं। इतना सोच उसने फोन उठाकर सीरियस टोन में हेलो कहा। सामने से आवाज आई कि मैं दोंगचुन बात कर रहा हूं। हम वहां मीटिंग में मिले थे, याद है? तुमने मुझे अपनी एक्टिंग भी दिखाई थी। वुजीन को भी याद आ गया कि ये वही स्क्वायर जॉ लाइन वाला बंदा है, लेकिन इसने इस वक्त कॉल क्यों किया होगा? इतना सोच उसने पूछा कि तुम डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर हो, राइट? वैसे तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सामने से दोंगचुन उससे माफी मांगकर बोलने लगा कि मुझे तुम्हारा नंबर पीडी मानवू से मिला है। यह सुनकर वुजीन कंफ्यूज हो गया कि अब इसमें मानवू कहां से आया। तभी दोंगचुन ने पूछा कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं? मैं तुमसे डिटेक्टिव एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूं। हम अगले दिन सुबह तुम्हारे घर के पास वाले कैफे में मिल सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन उसी कैफे का सीन दिखाया जाता है। वुजीन ने इशारा कर दोंगचुन को अपनी टेबल पे बुलाया। दोंगचुन वुजीन को देख मानवू की बात याद करते हुए सोचने लगा कि इसकी प्रेजेंस बाकी के नॉर्मल एक्टर्स से काफी अलग है। इतना सोच उसने वुजीन से हेलो कहा। फिर वो उससे बोलने लगा कि मैं पिछली रात ऐसे अचानक से तुम्हें कॉल करने के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मेरा ऐसा करना काफी रूड था। वुजीन ने कहा कि कोई बात नहीं। वैसे आप किस बारे में बात करना चाहते थे? ये सुन दोंगचुन बोलने लगा कि तुमने डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट तो पढ़ी ही होंगी, राइट? तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? इतना पूछते हुए दोंगचुन अंदर ही अंदर काफी नर्वस हो गया। वहीं उसके सामने बैठा वुजीन इस बारे में गहराई से सोचने लगा। फिर उसने जवाब देते हुए बताया कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी से काफी अटैच्ड फील करता हूं। वो एक मास्टरपीस है। दोंगचुन की आंखों में ये सुन आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि सब लोगों ने हमेशा इस स्क्रिप्ट को इग्नोर कर दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई एक्टर मेरे काम से अटैच्ड है। मानवू इस लड़के के बारे में सच बोल रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोगों के इग्नोर और बेइज्जती करने से जो भी घाव लगे थे वो अब हील हो रहे हैं। इतना सोच उसने मुस्कुराते हुए वुजीन से थैंक यू कहा और बताया कि मैं इसे काफी अप्रिशिएट करता हूं। वहीं वुजीन अभी भी वैसे ही सीरियस होकर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर दोंगचुन अचानक से ऐसे रो क्यों रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगा कि क्या ऐसा मेरी अटैच्ड होने की बात बोलने की वजह से हो रहा है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। भले ही मैं सीरियस एक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी तमीज दिखानी चाहिए थी। दोंगचुन ने वुजीन से आगे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डिटेक्टिव एजेंसी की पर्टिकुलरली कौन सी चीज से तुम अटैच्ड हुए हो? I mean, तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? वुजीन ने सोचा कि मुझे इसकी थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए। इतना सोच उसने अपनी आवाज धीमी कर बताया कि सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आई वो है उसके प्रोटैगनिस्ट किम रियूजिन के साइकोलॉजिकल चेंजेस का डिटेल्ड डिपिक्शन। इसके बाद वुजीन डिटेक्टिव एजेंसी की काफी सारी और चीजों की भी तारीफ करने लगा। उसकी बातें सुन दोंगचुन पूरी तरह से एस्टोनिश्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वुजीन को इतनी सारी डिटेल्स पता है। ऐसा लग रहा था मानो वुजीन डिटेक्टिव एजेंसी की दुनिया में ही चला गया हो। इसका मतलब कि इसने पक्का स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ा होगा। दोंगचुन खुद से बोलने लगा कि मैं एक ऐसे एक्टर जो कि डिटेक्टिव एजेंसी से इतना अटैच्ड हो उसे खो नहीं सकता, और वो भी किसी और का फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतना सोच वो बोलने लगा कि हमें सब कुछ बदलना होगा। वुजीन को उसकी बात समझ नहीं आई। दोंगचुन ने आगे कहा कि वुजीन तुम प्लीज डिटेक्टिव एजेंसी के प्रोटैगनिस्ट किम रियूजिन का रोल एक्सेप्ट कर लो। वुजीन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बातें सुन रहा था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दोंगचुन फिर से उसे किम रियूजिन का रोल एक्सेप्ट कर लेने के लिए बोलने लगा। अब वुजीन समझ चुका था कि उसने पहले सही ही सुना था।
दोंगचुन ने आगे बताया कि सच कहूं तो डिटेक्टिव एजेंसी फिल्म पब्लिक के लिए नहीं है, इसे फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाया जा रहा है। तुमने माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक कोरियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसका गोल है अपकमिंग यंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना। 2002 में उसके लॉन्च से लेकर इसे हर साल जून के महीने में सियोल में कंडक्ट किया जाता है। कमर्शियल फिल्म्स की दुनिया में इसे बेस्ट माना जाता है। कोरिया के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर्स इसके जजेस होते हैं और कभी कभार टॉप एक्टर्स भी ऑनरेरी जजेस बनकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होती है और जो एक्टर्स इस अवार्ड को जीते वो कई बार तुरंत ही बड़े स्टार बन जाते हैं। हर साल 600 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी की शॉर्ट फिल्म्स सबमिट की जाती है और उसमें टॉप 40 में आना भी लॉटरी जीतने जितना लकी होता है। कुछ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जाने माने डायरेक्टर्स के जजेस होने की वजह से उनका इवैल्यूएशन काफी स्ट्रिक्ट होता है। इवैल्यूएट करते वक्त वो लोग स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और एक्टिंग को कंसिडर करते हैं, जिसमें डायरेक्शन और एक्टिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस रिवॉर्ड के इतना स्ट्रिक्ट होने की वजह से अगर कोई भी फिल्म अच्छे स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पाए तो उस साल रिवॉर्ड ही नहीं दिया जाता। इस फिल्म फेस्टिवल को शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 बार ही टॉप प्राइज दिया गया है। इसलिए इसमें टॉप प्राइज पाने का मतलब होता है इंडस्ट्री में अपनी शोहरत पक्की करना। लेकिन वूजिन ने तो पहले कभी इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में सुना ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे इसे जानने का नाटक करना चाहिए। इतना सोच उसने दोंगचुन से कहा कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूं। यह सुन दोंगचुन ने बताया कि यह फिल्म फेस्टिवल 2 महीनों बाद अप्रैल में होने वाला है। हमारा मेन गोल वही है, लेकिन अभी तक डिटेक्टिव एजेंसी का प्रोडक्शन उतना भी अच्छा नहीं चल रहा। इसके बाद दोंगचुन वूजिन को डिटेक्टिव एजेंसी की कुछ और जानकारी बताने लगा। फिर उसने वूजिन को बताया कि अब तक मैं जिस कंपनी से इन्वेस्टमेंट और एक्टर्स के बारे में बात कर रहा था उन सबको मैं कैंसिल कर दूंगा। हम फिर से स्क्रैच से शुरुआत करेंगे, जिसके सेंटर में वूजिन तुम होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस रोल को एक्सेप्ट कर लो। वूजिन ने सोचा कि ये इतना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए करेगा। इतना सोच उसने दोंगचुन से कहा कि आपको चीजों को इतना एक्सट्रीम ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोंगचुन ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बताया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसका होना जरूरी है। भले ही इसमें कितनी भी मुश्किलें आए, मैं उन सबको एंड्योर करूंगा। इसलिए वूजिन तुम सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करो। फिर दोंगचुन वापस से आंखों में जुनून लिए हुए वूजिन से किम रुजिन का रोल एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। वहीं वूजिन उसके बिहेवियर में आ रहे इतने सारे चेंजेस से परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि ये कुछ देर पहले तो रो रहा था और अब जुनून से भर चुका है। इसे रोकना अब नामुमकिन है। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वैसे भी डिटेक्टिव एजेंसी मेरा प्राइमरी गोल थी। चलो, अब कम से कम वो गोल तो मैंने अचीव कर ही लिया। अब सिर्फ मुझे एक्टिंग पे फोकस करना होगा। इतना सोच उसने दोंगचुन को बताया कि ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से काम कर पाए। दोंगचुन ने भी उससे अग्री करते हुए हाथ मिला लिया। फिर उसने वापस से जुनून से भरते हुए कहा कि प्रोडक्शन कंपनी कंफर्म हो जाने के बाद हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं प्रोडक्शन कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों ही ले आऊंगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं अपने कॉन्टैक्ट से पैसे इकट्ठा करूंगा। वूजिन उसका जुनून देख हैरान रह गया। फिर उसने सोचा कि इसके साथ ही मेरा एक्टर बनने का पाथ शुरू हो चुका है। आई थिंक अब मुझे मूवीज देखकर उन्हें स्टडी करना होगा। तभी वो कुछ याद कर सोचने लगा कि लेकिन इस फिल्म का मेन लीड तो पहले ही डिसाइड हो चुका था ना, क्या अभी अभी मैंने उसे रिप्लेस कर दिया? वो वाकई में काफी अपसेट होगा। वहीं दूसरी ओर जीजीओ एंटरटेनमेंट में कोई बंदा गुस्से से टेबल पर हाथ पछाड़ रहा था। वो अपने दांत भिजते हुए बोलने लगा कि उस दोंगचुन की मेरे और जीजीओ एंटरटेनमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत भी कैसे हुई। दरअसल ये बंदा जीजीओ एंटरटेनमेंट का सीईओ होता है और इसका नाम सीओ गुसियोब है। सीओब ने आगे पूछा कि पिछले दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर अचानक से क्या हो गया? सामने से डायरेक्टर पार्क ने बताया कि मुझे अचानक से विजन फिल्म से कॉल आया कि डायरेक्टर दोंगचुन ने इन्वेस्टमेंट से लेकर एक्टर्स तक सब कुछ कैंसिल कर दिया है। ये सुन सीओब चिढ़ते हुए बोलने लगा कि मैंने उसे थोड़ा अटेंशन क्या दे दिया, ये तो अपनी बेकार सी स्क्रिप्ट के साथ हवा में ही उड़ने लगा। जुंगह्युक, तुम कोई और स्क्रिप्ट पकड़ लो, वैसे भी हमारे पास रिप्लेसमेंट्स की कोई कमी नहीं है। जुंगह्युक ने कहा कि ठीक है, मैं चूज कर लूंगा, लेकिन आपको यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? दोंगचुन ऐसे अचानक से अपना एटीट्यूड क्यों बदल देगा? उसके अचानक से ऐसे सब कुछ कैंसिल कर लेने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सीओ भी उसकी बात पे विचार करने लगा। तभी उसके दिमाग में आया कि क्या दोंगचुन ने मेन लीड के तौर पे किसी और एक्टर को चूज कर लिया होगा, शायद कोई ए लिस्ट का सेलिब्रिटी या उससे भी ऊपर। लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। डिटेक्टिव एजेंसी एक बेकार सी स्क्रिप्ट है जिसे अब 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ हम लोग ही थे जो उस शॉर्ट फिल्म कंपनी को अच्छी कंडीशंस ऑफर कर रहे थे।
इतना सोच सियोब ने डायरेक्टर पार्क से पूछा कि क्या दोंगचुन से मीटिंग के वक्त तुमने किसी और एक्टर के बारे में सुना या देखा था? डायरेक्टर पार्क ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि वहां और कोई भी जाने माने एक्टर्स नहीं थे। सियोब ने कहा कि तो इसका मतलब वो सिर्फ छोटे रोल्स के लिए ही इंटरव्यू ले रहा होगा। वैसे क्या तुमने वहां कोई और बात नोटिस की थी? डायरेक्टर पार्क ने बताया कि लेकिन अगर ऐसा होता तो उनकी कंपनी विजन फिल्म्स को भी पता तो होता ही ना। वो अपनी कंपनी को बिना बताए ऐसे कैसे एक्टर्स डिसाइड कर सकता है? और भला कोई टॉप लेवल का एक्टर डिटेक्टिव एजेंसी में एक्ट क्यों ही करेगा? ए लिस्ट का एक्टर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा बी लिस्ट का एक्टर हो सकता है। ये सुन सीओ बोलने लगा कि तो इसका मतलब उन्होंने जून ह्यूग जिसने की ट्रबल खड़ा किया हुआ है उसकी जगह बी लिस्ट के एक्टर को चूज करना ज्यादा बेहतर समझा। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। उन्हें जीजीओ एंटरटेनमेंट को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। उस दोंगचुन पे अपनी नजरें बनाए रखो। अगर उसके पास वाकई में कोई ए लिस्ट का एक्टर हुआ तो किसी तरह इसकी अफवाहें फैल ही जाएगी, और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब होगा कि उसने किसी छोटे एक्टर को मेन लीड का रोल दे दिया है। उसे भी इन्वेस्टर्स तो ढूंढने ही होंगे, इसलिए जाओ और सारी इंडिपेंडेंट और शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में एक बात फैला दो। ये सुन डायरेक्टर पार्क ने पूछा कि कैसी बात? सियोब ने बताया कि उन्हें कहना कि डिटेक्टिव एजेंसी पे एक भी पैसा ना लगाए, फिर चाहे उसके पास बी लिस्ट एक्टर हो या कुछ भी, अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। और जून ह्यूग तुम माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सबमिट होने वाली शॉर्ट फिल्म में से कोई और स्क्रिप्ट चूज कर लो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, इसलिए अपना पूरा जोर लगा दो ताकि तुम डिटेक्टिव एजेंसी से भी बेहतर कर सको। जून ह्यूग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है। ये सुन सीओब ने हंसते हुए कहा कि अब हम हर कीमत पे डिटेक्टिव एजेंसी को पछाड़ कर ही रहेंगे। ये बात अब मेरे गुरूर पर आ चुकी है। कोई ऐसी फिल्म सिलेक्ट करो जो कि माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जीतने वाली हो। हम उस दोंगचुन को सबक सिखा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें यॉन अपनी एजेंसी बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है। वो अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वो चैट के जरिए मानवू से पिछले दिन मीटिंग के दौरान आए कॉल के बारे में पूछ रही थी जिसमें उन्होंने वुजीन का नाम लिया था। सामने से मानवू ने उसे बताया कि वुजीन दोंगचुन की लिखी हुई फिल्म में काम करना चाहता है। ये जान यॉन सरप्राइज्ड हो गई। मानवू ने आगे पूछा कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? क्या मैं तुम्हें उस डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भेज दूं? यॉन ने उसे तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। फिर वो सोचने लगी कि वुजीन प्रोफाइलर हारियांग जैसे बड़े प्रोडक्शन में काम मिलने के बाद भी शॉर्ट फिल्म करना क्यों चाहता है। मैं ये देखना चाहती हूँ। मैं उस शॉर्ट फिल्म में वुजीन की एक्टिंग देखना चाहती हूँ। आखिर मैं वुजीन की तरह एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? मुझे पूरा यकीन है कि इंडस्ट्री में नाम बनते ही वो बाकी के सारे टॉप एक्टर्स को अपनी परछाई से ढक देगा। उसमें मैं भी शामिल होंगी। इतना सोच यॉन नर्वस हो गई। फिर उसने गहरी सांस छोड़कर कहा कि मैं पुशबैक होना नहीं चाहती। इतना सोच वो दरवाजा खोल एजेंसी के ऑफिस में चली गई। उसे देख वहां बैठे बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें कांटेक्ट करने ही वाला था। तभी सामने से यॉन बोलने लगी कि मैं तुमसे कुछ फेवर मांगना चाहती हूँ। एक डिटेक्टिव एजेंसी नाम की शॉर्ट फिल्म है, क्या तुम उसकी अभी की सिचुएशन पता लगा सकते हो? ये सुन उस बंदे ने पूछा कि भला तुम अचानक से ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? क्या तुम प्रोफाइलर हारियांग में स्टार होने के बाद भी एक शॉर्ट फिल्म करने की सोच रही हो? दरअसल ये बंदा यॉन की एजेंसी बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट का सीईओ होता है और इसका नाम चोई सियोंग है। यॉन ने उसकी बात टालते हुए कहा कि मैं बस थोड़ा क्यूरियस थी। ये देख चोई उछलते हुए बोलने लगा कि इसका मतलब तुम वाकई में इंटरेस्टेड हो। फिर उसने अपना सिर पीटते हुए कहा कि जब भी तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड होती हो तुम उसमें काम करके ही रहती हो। तो अब तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म की अभी की सिचुएशन पता लगाऊं, राइट? यॉन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मुझे उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स भी चाहिए। चोई ने उसे बताया कि इंफॉर्मेशन गैदर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हुई तो ये करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। यॉन ने उसकी बात नकारते हुए कहा कि अगर इस स्क्रिप्ट को पीडी मानवू ने मेंशन किया है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। तुम्हें वो पीडी दोंगचुन तो याद ही होंगे, राइट? ये डिटेक्टिव एजेंसी उन्हीं का काम है। चोई ने पूछा कि क्या तुम उसी बंदे की बात कर रही हो जो मूवीज बनाने का डिसाइड कर गायब हो गया था? अगर पीडी मानवू इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें जरूर कोई बात होंगी। फिर चोई ने हंसते हुए पूछा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? ये सुन यॉन इरिटेट होकर बोलने लगी कि तेरी रोजी रोटी मैं ही चलाती हूँ। सामने से चोई ने कहा कि ये सब तुमने अकेले नहीं किया। चलो एक काम करते हैं, मैं इस कंडीशन पे तुम्हारी उस छोड़ी हुई शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट को वापस से रिन्यू कर दूंगा कि वो लोग तुम जिस मैनेजर को हेट करती हो उसे रिप्लेस कर दें। ये सुन यॉन फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगी कि एक एजेंसी के सीईओ होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चोई ने कहा कि तुम हो ही इतनी अनप्रेडिक्टेबल कि मुझे ये सब करना पड़ता है। यॉन ने भी उसके आर्ग्यूमेंट से हार मानते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसका मैनेजर रिप्लेस हो चुका हो।
चो ने भी उसे हाँ में जवाब दिया और आगे पूछा कि वैसे तुम अचानक से इस डिटेक्टिव एजेंसी में इतना इंटरेस्टेड कैसे हो गई? ये पीढ़ी मानवू की वजह से तो नहीं हो सकता? योन भी अपने पकड़े जाने पर चौंक गई। फिर उसने बताया कि एक वूजीन नाम का बंदा है। सामने से चोई ने पूछा कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुन योन भड़कते हुए बोलने लगी कि क्या तुम पागल हो? वो एक एक्टर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो बंदा एक इनक्रेडिबल एक्टर है। इसके बाद योन चोई को वूजीन के बारे में सब एक्सप्लेन करने लगी। थोड़ी देर बाद चोई ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या राइटर यूनमी उस वूजीन को कास्ट करने के लिए उस हद तक गई? वो तो टॉप स्टार्स को भी भाव नहीं देती, तो फिर वो इतना डेस्परेट क्यों थी? योन ने बताया कि वो सिर्फ एक्टिंग का ही नहीं सोचती, वो उस रोल को परफेक्ट बनाने के लिए ऑब्सेस्ड है। तभी चोई पूछने लगा कि तो इसका मतलब तुम सिर्फ वूजीन की एक्टिंग में ही इंटरेस्टेड हो? तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? ये सुन योन बहाना बनाने लगी। चोई ने कहा कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करो, तुमने अब तक डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, राइट? ये सुन योन उसे कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर उसने सोचा कि चलो सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। इतना सोच वो चोई से पूछने लगी कि वैसे आपके पास कितने पैसे हैं? चोई ने पूछा कि तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो? तभी योन ने उससे पूछा कि हमारे पास इनफ पैसे तो है ना, अगर ना हो तो थोड़े तैयार कर लेना। किसी नए बंदे को साइनिंग बोनस देना थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, लेकिन व्यूजीन के स्पेशल केस को ध्यान में रखा जाए तो यही ठीक रहेगा। आपको भी एक मैनेजर के तौर पे व्यूजीन के साथ रहकर उसका ध्यान रखना होगा। चोई उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। योन अभी भी डिटरमिन्ड होकर बोल रही थी कि स्क्रिप्ट रीडिंग कंप्लीट होने के बाद कोई और उसे छीन कर ले जाएगा। योन व्यूजीन को अपनी एजेंसी में लेने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड थी। ये देख चोई मन ही मन बोलने लगा कि मुझे योन के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किए हुए 10 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने इसे इतना परेशान पहले कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब है कि उस व्यूजीन नाम के एक्टर ने वाकई में योन का अटेंशन पाया है। क्या ये इसकी इंस्टिंक्ट है या एम्बिशन, या फिर इसका एक्टिंग में पीछे छूट जाने का डर? आखिर ये व्यूजीन कैसा एक्टर होगा? अब तो मैं भी क्यूरियस हो रहा हूं। ये सब सोचते हुए उसने अपना फोन उठाकर योन से कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करो। सबसे पहले मैं डिटेक्टिव एजेंसी की थोड़ी हिस्ट्री पता लगाऊंगा। मैं ये काम अपने कनेक्शंस की मदद से जल्द ही निपटा लूंगा। इतना बोल वो अपने फोन पे कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद चोई अपना फोन देखते हुए सरप्राइज्ड हो गया। ये देख योन ने पूछा कि क्या हुआ? चोई ने बताया कि वैसे तो इस प्रोजेक्ट में GGO एंटरटेनमेंट का झुंग ह्यूक और कुछ और नौसिखिए काम करने वाले थे, लेकिन दोंग चुन ने सब कुछ कैंसिल कर दिया। इससे अब GGO एंटरटेनमेंट नाराज हो चुका है और बाकी के इंडिपेंडेंट और शॉर्ट फिल्म कंपनीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये उनको समझ नहीं आया कि इन्फ्लुएंस से चोई का क्या मतलब है। चोई ने उसे बताया कि वैसे तो इन्वेस्टमेंट भी GGO एंटरटेनमेंट ही संभालने वाला था, इसलिए बिना फंडिंग के इस शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। योन भी ये सुन सोच में पड़ गई। फिर उसने चोई को देख मुस्कुराते हुए पूछा कि वैसे तुम हमारी BW एंटरटेनमेंट एजेंसी से इन्वेस्टिंग शुरू करने की भी सोच ही रहे थे ना? इसके बाद सीन किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग पे शिफ्ट होता है। मानवू ने दरवाजा खोलते हुए वूजीन को वेलकम किया। फिर वो उससे बोलने लगा कि तुम मेरे अचानक से ऐसे बुलाने पर थोड़े सरप्राइज्ड हो गए होंगे। दरअसल मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। तभी अंदर बैठी हुई यूनमी भी वूजीन को वेलकम करने लगी। वूजीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये एक स्टूडियो है या अपार्टमेंट बिल्डिंग। उसे कंफ्यूज देख मानवू बोलने लगा कि तुम राइटर यूनमी के स्टूडियो में पहली बार आए हो, राइट? बेसिकली ये एक रेगुलर अपार्टमेंट जैसा ही है। अब मुद्दे की बात पर आने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं वूजीन, तुम्हें डिटेक्टिव एजेंसी की स्क्रिप्ट कहां से मिली थी? वूजीन को समझ नहीं आया कि मानवू अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहा है। तभी उसे याद आया कि दोंग चुन और मानवू तो दोस्त हैं। उसने मन ही मन सोचा कि डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही थका हुआ हूं, लेकिन मुझे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं इन्हें बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा। इतना सोच उसने मानवू को बताया कि वो स्क्रिप्ट मुझे अपने एक पहचान के बंदे से मिली थी। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? वूजीन ऐसा दिखा रहा था कि ये कोई बड़ा सीक्रेट हो। सामने से मानवू ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बस इस बारे में क्यूरियस हूं कि तुमने इस वक्त डिटेक्टिव एजेंसी को क्यों चूज किया। हम अभी भी अपने ड्रामा पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि तुम अलग से किसी शॉर्ट फिल्म में भी काम करना चाहते हो। ये सुन वूजीन ने पूछा कि क्या ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग है? मानवू ने उसे बताया कि देखा जाए तो एक हिसाब से ये गैम्बल है। इस शॉर्ट फिल्म की अभी की सिचुएशन उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है। वूजीन ने मन ही मन सोचा कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल B ग्रेड का है। अभी के लिए मुझे कूल रहते हुए जवाब देना चाहिए। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी को मैंने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के चलते ही चूज किया है। मानवू और यूनमी दोनों ही ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गए।
वहीं वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि ये एकदम सॉलिड आंसर था। क्या मैं एक जीनियस हूं? तभी मानवू बोलने लगा कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या इस लड़के को पता भी है कि ये क्या बोल रहा है।